नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की यात्रा 1947 जब हम आज़ाद हुए थे उससे बाद आज तक की यात्रा के हम यहां पर देखने वाले हैं। लोकतंत्र के साथ आखिर भारत का विकास कैसे हुआ और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट हमने दोनों साथ साथ आखिर कर कैसे लिया, इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जो हमारा प्यारा भारत है आज वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमिक में से एक है और जो हमारा भारत है वो पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी है और जो हमारी जो जर्नी रही है वो लास्ट 75 सालों में आज़ादी के बाद जो भारत का सफ़र रहा है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है और हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है दुनिया की विश्व इतिहास को। और जो हमारा भारत रहा है, भारत की नज़र हमेशा ही रही है कि हमारा जो विकास हो उसमें जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए और हम उसको हमेशा साथ लेकर ही चले हैं और अभी भी उसी राह पर हम चल रहे हैं। जो विचार हमने जब आज़ादी हमको नहीं मिली थी उस समय हमने सोचा था उसको हम भली भांति पूरा भी करते आ रहे हैं। और जो आज के ज़्यादातर जो डेवलपमेंट नेशन है, जो डेवलपिंग कंट्री है और जो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है या फिर वहाँ की जो डेमोक्रेसी ही नहीं है, जैसे जो चाइना है, रशिया है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी तो नहीं है ना, वो कम्युनिस्ट नेशन है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत डेवलपिंग कंट्री है, फिलहाल बहुत जल्द डेवलप भी हो जाएगा। लेकिन भारत के पास डेमोक्रेसी भी है और डेवलपमेंट दोनों, जो भारत को मतलब सबसे अलग करता है और हमें इसे प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी मिली हैं और लेकिन हमने उन चुनौतियों का बेशक बहुत बखूबी सामना भी किया है और हमने वैसा ही किया है कि दुनिया को हम एग्जाम्पल भी दे सके कि कोई भी देश डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ कर सकता है, लोगों के हित के साथ भी कर सकता है बेसिकली। और जो भारत की आज़ादी रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा जो बनाए गए हमारे बनाए गए जो संविधान थे, जो हमारे संविधान बनाए गए थे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद उन्होंने हमको रिपब्लिक नेशन होने का गौरव दिया, गणतंत्र राज्य होने का। जिसके बाद जो भारत का जो संविधान है उसको जो भीतर जो इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे जो हमने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो तो और भी कमाल के ही है, जो कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया संवैधानिक आधार दिया है जिन्होंने भारत को। और उसके बाद क्या हुआ है तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस था जो कि आखिरकार ले लिया ही गया था। लेकिन इससे हुआ क्या आखिर, इससे सबसे बड़ा अधिकार जो था हमारा, इसमें क्या था, मताधिकार, लोगों को मत देने का अधिकार। जो भी भारत में 18+ है वो वोट दे सकता है और अपने मनपसंद गवर्नमेंट को चुन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट चुनने का अधिकार भारत में सिर्फ लोगों को ही है, जो कि वोटिंग के थ्रू होता है। तो सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है यहाँ पर, जो भी और उसके साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी जिससे स्थापना हो जाती है। और जो भी हमारे यहाँ पर जो घृणित सोशल प्रैक्टिस हुआ करती थी कभी, तो उसको भी हमने कम किया है, जैसे सोशल प्रैक्टिसेस कम हुई हैं और जो हमारा छुआछूत जो बहुत ज़्यादा था पहले वो भी बहुत कम हुआ है और हम एक फ्यूडल इकोनॉमी भी हुए हैं और जो जातिगत भेदभाव थे वो भी कम हो गया है, जेंडर हायरार्की भी कम हुई है और इन सब की जो भी असमानताएं थी उनको बहुत ही कम कर दिया गया है या फिर समाप्त ही होने कर ये कगार पर आ गए हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि भारत एक सोशल डेमोक्रेटिक बन गया है। और इन सब के प्रभाव से जो हमारा ह्यूज डाइवर्सिटी है हमारे भारत में, जो हमारा भारत है वो ह्यूज डाइवर्सिटी वाला एक देश है और यहाँ पर जो सोशल लाइफ है या फिर डेमोक्रेटाइजेशन है, यह सभी देखने को हमको यहाँ पर मिल जाता है। इससे हमारी जो इकोनॉमी है और जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसका भी इन्होंने रास्ता खोल दिया है। और साथ ही क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट हुई है और जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और जो डेमोक्रेसी की गहराई ने भी लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को
जमीन पर लाने का मौका दिया है। और जो हमारा देश है, जो हमारा देश प्यारा भारत है, जो उसकी गवर्नेंस है उसमें भी बहुत अधिक हिस्सेदारी मांग रही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से बहुत बढ़िया हो गया है। और वो हमारे वहाँ पर ये बेसिकली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और जहाँ पर उसकी पहचान भी दिख सके बेसिकली। और जो हमारा भारत है, आज़ादी के बाद से ही उठ रही मांगों ने जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी दिए हैं, और जो वर्षों से जो हमारा प्यारा भारत डेमोक्रेसी और कामकाज दोनों की साइड की जो रिस्पॉन्स है उसको सुलझा दिया गया है भारत के द्वारा, और उसको आसान भी बना दिया गया है। और फिर जो मैच्योरिटी के साथ साथ बहुत सारे नए प्रोविंसेस को एक बड़ा प्रोविंस बनाया गया, क्योंकि हमें राज्य में चेंज करना था बेसिकली। और हमने ये प्रोसेस 1956 से 1990 तक किया, जो कि प्रोविंसेस को ज़्यादातर आराम से और आसानी से ही कन्वर्ट कर दिए गए थे। और जो इसी तरीके जो लोएस्ट लेवल की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और जो रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों को जो विलेज पंचायत है और जो पार्लियामेंट है, इन छोटे जो रूरल यूनिट को सभी एश्योर्ड पॉलिटिकल और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जो प्रोसेस थी उसका भी विस्तार यहाँ पर होने वाला है। और फिर जो मार्जिनलाइज्ड और महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि डेमोक्रेसी की दिशा में हमारा एक टेस्ट किया गया था। और फिर जो हमने फंडामेंटल राइट दिए थे, इक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और फिर ये भी देख सकते हैं कि पिछले 75 सालों में जो राज्य द्वारा जो अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं और फिर लार्ज ह्यूमन रिस्पॉन्सेज और लार्जर पब्लिक डोमेन में लाए गए हैं, जिससे क्या हुआ है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और जो हमारी इंडियन महिलाएं हैं उनके लिए भी एक ये उनकी जो परछाई हुआ करती थी, कभी वो कुछ काम नहीं करा करती थी, वो भी आज वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रही है और वो बाहर निकल रही हैं और भारत की लार्ज इकोनॉमी और पॉलिटिकल प्रोसेस में भी शामिल होने में, भारत की तरक्की में भी वो मदद करती जा रही हैं। तो और उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, उसने क्या किया है, जो वर्क प्लेस के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव एरेना के जो उनकी जो चॉइसेस हैं, उसके अधिकार उनको प्राप्त करने में भी उसने बहुत ज़्यादा मदद करी है। और इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि डेमोक्रेटाइजिंग प्रोसेस के और एक्यूमुलेटेड रिजल्ट और एक जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ एक अधिक डीपर और लार्जर इकोनॉमिक बेस हमारा बन चुका है। और जब हमारी डेमोक्रेसी की बात होती है तो इसका जो आइडिया रहा था, इसका जो मतलब रहा था, इसमें लोगों के अफेयर मतलब पब्लिक अफेयर्स में ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था और विकास का आइडिया, सभी के लिए विकास का जो आइडिया था, सभी के विकास को उपलब्ध कराना था। बेसिकली इसका रिजल्ट यही रहा था और इसकी भावना से ही प्रेरित था और उसको हमने बहुत हद तक इसको पा भी लिया है, जिससे क्या हुआ है, पॉलिटिकली और साथ ही इंस्टीट्यूशनली रूप से भी दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जो प्रयास हैं उससे काफ़ी समृद्धि हो रही है और क्षेत्रों में भी, और जो हमारे पीपल है और उनकी जो कम्युनिटी है उसको भी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, बांटा गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी भेदभाव ना रह जाए। और जो हमारा देश के जो डिफरेंट प्लेसेस पर जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के जो इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन की भी पहल से इसमें मुख्य रूप से मदद मिली है।
जो जैसे कि IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और हायर नॉलेज के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई है। एम्स है बहुत बढ़िया इलाज के लिए और नॉलेज के लिए भी, इलाज के लिए भी, और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेशलाइजेशन आर्टिस्ट एंड सोशल साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। तो ये भी बहुत सारे चेंजेस हमारे यहाँ पर किए गए हैं। और भी इंस्टीट्यूशन है जैसे ललित कला एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी है, साहित्य एकेडमी है और इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है या फिर CSIR काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो इन सब के तत्वाधान में जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस के जो संस्थान हैं उनके जो मॉडर्नाइजेशन और नॉलेज की जो सोसाइटी के रूप में हमारा जो भारत है, हमारा जो समाज है, उसको एक ही बहुत ही बड़ा रूप प्रदान करता है दुनिया भर में। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्यारे भारत में आज 20,000 और उससे भी अधिक कॉलेजेस हैं डिफरेंट कैलिबर के, और वहाँ पर बहुत बढ़िया स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है। लगभग हमारे यहाँ पर 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं और भारत को जो एक नॉलेज हब होने का स्टेटस भी प्रदान करते हैं। बल्कि जो हमारे यहाँ पर जो सोशल इक्वालिटी के लिए भारत की खोज के केंद्र में उनका जो स्थान रहा है, समाज को जो सबसे अधिक बढ़िया प्रदान भी करता है। समाज में एक बहुत बढ़िया प्लेस है आखिर हमारे प्यारे भारत का। और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें जो ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी लगभग 200 वर्षों के जो हमारा गुलामी का पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड था, तो उसमें भी ना केवल जो हमारे अवेलेबल कैपिटल का लॉस किया था उस समय, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा लॉस किया था, जो भी हमारे यहाँ पर आया था उसने बहुत सारा पैसा लूट कर ले गए थे, बल्कि जो हमारा पॉलिटिकल जो हमारा पोटेंशियल कैपिटल था और जो हमारे रिसोर्सेज थे उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और जो भारत को महत्वपूर्ण चेंज से चूकने के लिए भी मजबूर कर दिया गया था। लेकिन भारत जो है उन सब चीज़ों से बेसिकली उबरा है और भारत जो 1940 के बाद किसी भी रिजल्ट के लिए जो हमारी मशीनरीज है, इंडस्ट्रियल गुड्स है और जो भी प्रोडक्ट उस समय नहीं बना करता था, अब उनमें से ज़्यादातर जो दुनिया भर में यूज़ होता है उनका जो मैन्युफैक्चरर है उसमें भारत का अहम रोल है। और जिसमें न्यूक्लियर पावर जनरेशन इंस्टॉलेशन के लिए सबसे, अगर कोई भी रिलायबल कंट्री है इन सब चीज़ों में सोफिस्टिकेटेड है और फिर वो प्रीसियस इक्विपमेंट्स भी दे सकता है, ये सब कौन करता है? हमारा प्यारा भारत कर सकता है। और जो भारत के जो एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हमारा निवेश था वो भी बहुत बढ़िया था और उसमें जो हमारा कमिटमेंट था वो तो बिल्कुल ही कमाल का था और जो मानव इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और सभी के खातों द्वारा ये बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। बेसिकली हमने बहुत कुछ तरक्की करी है इन लगभग 75 सालों में और हमारा पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया है। बिल्कुल हमने हर फील्ड में तरक्की करी है और ये भारत जो है ये कमाल का भारत है। इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे चेंज होंगे और हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आएंगे और दुनिया पर हम लीड भी करेंगे। बेसिकली हम पास्ट में भी कर चुके हैं, हम कभी विश्व गुरु थे और इन फ्यूचर भी होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।